आज हम भारतीय मानसून की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प इलस्ट्रेशंस और नोट्स हैं जो इस जटिल विषय को समझने में हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल। और हमारा मकसद मानसून को सिर्फ एक मौसम के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आर्थिक और भौगोलिक इंजन के रूप में समझना है। जैसा कि एक सोर्स में कहा गया है, ये सिर्फ एक मौसम नहीं है, ये भारत का वित्त मंत्री है। बिल्कुल, ये सिर्फ बारिश और बादलों से कहीं ज्यादा है। ये हवाओं, दबाव, तापमान और भूगोल का एक शानदार नाटक है। हम्म। हम देखेंगे कि कैसे जमीन, समुद्र, ऊंचे पठार और यहाँ तक कि हजारों किलोमीटर दूर की समुद्री धाराएं मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप की किस्मत तय करती हैं। चलिए, तो इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले मानसून शब्द। हम इसे बारिश का पर्यायवाची मान लेते हैं, पर यह सिर्फ बारिश तो नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसकी जड़ें अरबी शब्द मौसम में है, जिसका मतलब है मौसम या सीजन। अच्छा, तो इसके मूल अवधारणा बारिश नहीं, बल्कि हवा की दिशा का एक बहुत बड़ा मौसमी उलटफेर है। मतलब हवा की दिशा का बदलना। हाँ, गर्मियों में हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है, जो अपने साथ नमी लाती है, और सर्दियों में ये पूरी तरह से उलट हो जाता है। तो सूखी हवा जमीन से समुद्र की ओर बहती है। बिल्कुल, बारिश तो बस इस उलटफेर का एक नतीजा है। तो फिर इस विशाल इंजन को शुरू क्या करता है? हमारे नोट्स में सबसे पहले डिफरेंशियल हीटिंग का जिक्र है। सुनने में तो काफी टेक्निकल लगता है। लगता है, पर है बहुत सिंपल। ये सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी हिस्सा है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, गर्मियों में सूरज भारत की जमीन और हिंद महासागर दोनों को बराबर गर्मी देता है, लेकिन जमीन पानी के मुकाबले किसी गर्म तवे की तरह बहुत तेजी से गर्म हो जाती है। जबकि समुद्र को गर्म होने में ज्यादा समय लगता है। हाँ, और फिजिक्स का एक सरल नियम है कि हवा हमेशा ठंडी भारी जगह से मतलब हाई प्रेशर से। गर्म हल्की जगह लो प्रेशर की ओर भागती है। बिल्कुल। तो जब भारतीय भूभाग तपता है, तो उसके ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और सतह पर एक विशाल निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है, एक तरह का प्राकृतिक वैक्यूम। और समुद्र पर हाई प्रेशर रहता है। सही। नतीजा, समुद्र के ऊपर की नमी से भरी हवाएं उस वैक्यूम को भरने के लिए तेजी से जमीन की ओर दौड़ पड़ती हैं। यही मॉनसून का मूल इंजन है। ठीक है, तो जमीन का गर्म होना एक वैक्यूम बनाता है जो समुद्र से हवा खींचता है। ये समझ में आता है। लेकिन नोट्स में एक और खिलाड़ी का जिक्र है, ITCZ। हाँ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये इस कहानी में कहाँ से आया? ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि ITCZ इस इंजन को आप कह सकते हैं टर्बोचार्ज कर देता है। टर्बोचार्ज। हाँ, आप ITCZ को मौसम का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन समझ सकते हैं। हम्म। ये पृथ्वी के चारों ओर एक विशाल लो प्रेशर बेल्ट है, जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं आकर मिलती हैं। आमतौर पर ये भूमध्य रेखा के पास रहता है। लेकिन गर्मियों में कुछ बदल जाता है। हाँ, गर्मियों में जैसे ही सूरज सीधे कर्क रेखा के ऊपर आता है, जो भारत के बीच से गुजरती है, ये एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अपना पूरा टर्मिनल उठाकर उत्तर की ओर शिफ्ट कर देता है। ठीक भारत के गंगा के मैदानों के ऊपर। एकदम सही। ये भारत पर पहले से बने लो प्रेशर को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। अब ये सिर्फ एक वैक्यूम नहीं, बल्कि एक सुपर वैक्यूम क्लीनर है। वाह। तो जमीन गर्म हुई, फिर ITCZ भी वहीं आ गया। लेकिन रुकिए, इसमें एक और किरदार है जो मुझे हमेशा हैरान करता है, तिब्बत का पठार। हम्म। ये इतनी दूर और इतनी ऊंचाई पर होकर कैसे इस खेल में शामिल होता है? तिब्बत का पठार इस नाटक का एक छुपा हुआ हीरो है। ये एक विशाल हॉट प्लेट की तरह काम करता है। हॉट प्लेट? हाँ, अपनी 4.5 किलोमीटर की औसत ऊंचाई के कारण ये गर्मियों में जमीन से भी ज्यादा तेजी से और बहुत ज्यादा गर्म होता है। ये अपने ऊपर की हवा को गर्म करके और ऊपर की ओर धकेलता है, जिससे जमीन पर बना लो प्रेशर और भी मजबूत और गहरा हो जाता है। और मेरे नोट्स कहते हैं कि जेट स्ट्रीम का भी इसमें एक रोल है। हाँ, जेट स्ट्रीम। मैं तो सोचती थी कि जेट स्ट्रीम का काम बस हवाई जहाजों की गति को प्रभावित करना है। इसका जमीन की बारिश से क्या लेना देना? इसका बहुत सीधा और जरूरी लेना देना है। सर्दियों में एक तेज हवा की धारा, जिसे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहते हैं, हिमालय के दक्षिण में बहती है। अच्छा। ये एक अदृश्य दीवार की तरह काम करती है और मानसून को आने से रोकती है। लेकिन गर्मियों में जैसे ही तिब्बती पठार गर्म होता है, ये जेट स्ट्रीम भी उत्तर की ओर खिसक जाती है। हाँ, हिमालय के पार, और इसके हटते ही मानो मानसून के आने का दरवाजा खुल जाता है। ठीक है, तो इंजन तैयार है, जमीन गर्म है, ITCZ अपनी जगह पर है और जेट स्ट्रीम ने रास्ता साफ कर दिया है।
अब बात करते हैं मॉनसून के आगमन की। लेकिन असली मॉनसून से पहले एक ट्रेलर भी तो होता है। प्री मानसून बारिश। हाँ, अप्रैल मई में जैसे जैसे सिस्टम तैयार होता है, देश के अलग अलग हिस्सों में स्थानीय गरज के साथ बौछारें पड़ती हैं। दक्षिण भारत में इन्हें मैंगो शावर्स कहते हैं। क्योंकि ये आमों को तेजी से पकने में मदद करती हैं। बिल्कुल। कर्नाटक में इन्हें चेरी ब्लॉसम शावर्स कहते हैं, जो कॉफी के फूलों के लिए अच्छी होती हैं। वहीं पूर्व में पश्चिम बंगाल में इन्हें काल बैसाखी कहते हैं। जो काफी तूफानी हो सकती हैं। हाँ, और फिर आता है बड़ा दिन 1 जून, जब मानसून केरल के तट पर धमाकेदार एंट्री करता है। सही। जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती हैं, वे पृथ्वी के घूमने के कारण लगने वाले कोरियोलिस बल की वजह से दाईं ओर मुड़ जाती हैं। और यही बन जाती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। हाँ, और केरल के तट से टकराती हैं। और जैसे ही ये हवाएं भारतीय प्रायद्वीप से टकराती हैं, वे 2 शाखाओं में बढ़ जाती हैं। पहली है अरब सागर शाखा। इसकी कहानी तो सीधी लगती है। हाँ, ये शाखा सीधे आगे बढ़ती है और पश्चिमी घाट की ऊंची पर्वत श्रृंखला से टकराती है। अब यहाँ पर ओरोग्राफिक वर्षा होती है। ओरोग्राफिक वर्षा मतलब पहाड़ों से होने वाली बारिश। सही। इसे ऐसे समझें कि ये नमी से भरे बादल किसी मैराथन धावक की तरह हैं। जैसे ही सामने पश्चिमी घाट की दीवार आती है, उन्हें ऊपर चढ़ना पड़ता है। इस चढ़ाई में वो ठंडे हो जाते हैं और अपना सारा पानी वहीं गिरा देते हैं। इसीलिए मुंबई में इतनी ज्यादा बारिश होती है। और पुणे जो घाट के दूसरी तरफ है, वो रेन शैडो क्षेत्र में आ जाता है। मतलब पुणे सचमुच में पहाड़ की परछाई में रह जाता है। बिल्कुल सही। हवा अपनी सारी नमी पहाड़ के एक तरफ ही गिरा देती है और दूसरी तरफ सूखी होकर उतरती है। ठीक है, अरब सागर की शाखा तो समझ आ गई, लेकिन मुझे लगता है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा की कहानी में कोई दिलचस्प मोड़ है ना? हाँ, इसका रास्ता ज्यादा घुमावदार है। ये शाखा सीधे उत्तर की ओर नहीं जाती। ये पहले उत्तर पूर्व की ओर जाती है, म्यांमार और बांग्लादेश को पार करते हुए। और फिर ये मेघालय की गारो, खासी और जायंतिया पहाड़ियों में फंस जाती है। इन पहाड़ियों की बनावट एक कीप या फनल जैसी है। अच्छा, एक फनिल की तरह। हाँ, जो इन हवाओं को एक जगह पर समेटकर ऊपर उठने पर मजबूर कर देती है। और इसी फनल इफेक्ट के कारण मासिनराम दुनिया की सबसे नम जगह है। सालाना 1100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश। इसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, और इसके बाद जो होता है वो और भी दिलचस्प है। ये हवाएं आगे बढ़कर विशाल हिमालय से टकराती हैं। हिमालय तो उन्हें उत्तर की ओर जाने नहीं देगा। नहीं देता, तो वे पश्चिम की ओर एक बड़ा यू टर्न लेती हैं और गंगा के मैदानों के समानांतर बहने लगती हैं। अच्छा, तो ये शाखा कोलकाता से पटना और फिर दिल्ली तक पहुंचती है। तो इसका मतलब जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर जाती है, इसकी नमी कम होती जाती होगी। एकदम सही। ये अपने रास्ते में बारिश करती हुई आगे बढ़ती है। इसीलिए कोलकाता में ज्यादा बारिश होती है, पटना में उससे कम, और दिल्ली पहुंचते पहुंचते बारिश की मात्रा काफी कम हो जाती है। तो ये तो साफ है कि पूरे भारत में एक जैसी बारिश नहीं होती। लेकिन कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां मानसून पहुंचता ही नहीं, जैसे राजस्थान। हम्म अगर मानसून पूरे देश में फैला है, तो वहां रेगिस्तान क्यों है? राजस्थान का मामला बहुत दिलचस्प है। अरब सागर की शाखा जब गुजरात से होकर उत्तर की ओर बढ़ती है, तो उसके रास्ते में अरावली पर्वत श्रृंखला आती है। हाँ। लेकिन मजेदार बात यह है कि अरावली की दिशा इन मानसूनी हवाओं के समानांतर है, पैरेलल। ओहो, तो अरावली इन हवाओं के लिए दीवार नहीं, बल्कि एक तरह का हाईवे बन जाती है। बिल्कुल। हवाएं बिना किसी रुकावट के उसके साथ साथ आगे निकल जाती हैं। तो हवाओं को ऊपर उठने का कोई कारण नहीं मिलता, और बिना ऊपर उठे वे ठंडी नहीं होती और बारिश नहीं होती। वाह। हम सही। कोई रुकावट, कोई बारिश नहीं। और दूसरा बड़ा अपवाद है तमिलनाडु। उसकी तो इतनी लंबी तटरेखा है, फिर गर्मियों के मानसून में वो सूखा क्यों रह जाता है? तमिलनाडु की स्थिति और भी अनोखी है। उस पे दोहरी मार पड़ती है। पहली, ये पश्चिमी घाट के रेन शैडो क्षेत्र में पड़ता है। मतलब अरब सागर की शाखा की नमी वहां तक नहीं पहुंच पाती। सही। और दूसरी, बंगाल की खाड़ी की शाखा इसके तट के समानांतर बहती है, उससे टकराती नहीं। तो गर्मियों में इसे दोनों ही शाखाओं से ज्यादा बारिश नहीं मिलती। ठीक है। अब जब मॉनसून पूरे देश में फैल चुका है, तो इसकी वापसी की भी बात करते हैं, यानी उत्तर पूर्वी मॉनसून। ये कैसे होता है? अब पूरी प्रक्रिया उलट जाती है। सितंबर के अंत तक सूरज दक्षिण की ओर चला जाता है, ITZ भी दक्षिण की ओर खिसक जाता है। तो भारतीय भूभाग तेजी से ठंडा होने लगता है। हाँ, और समुद्र की तुलना में यहाँ एक उच्च दबाव का क्षेत्र बन जाता है। अब सूखी और ठंडी हवाएं जमीन से समुद्र की ओर बहने लगती हैं। अरे, और इसी समय अक्टूबर की गर्मी होती है। मैं जानता हूँ इसे। बारिश खत्म होने के बाद अचानक उमस और गर्मी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, क्योंकि मॉनसून की वापसी के समय आसमान तो साफ हो जाता है,
लेकिन जमीन में अभी भी बहुत नमी होती है। तेज धूप और नम मिट्टी के कारण उमस बहुत बढ़ जाती है। जो काफी असहनीय हो सकती है। हाँ, लेकिन इस वापसी में तमिलनाडु के लिए एक चमत्कार छिपा है, जैसा कि हमारे नोट्स कहते हैं। बिल्कुल। जब ये सूखी उत्तर पूर्वी हवाएं जो जमीन से आ रही हैं, बंगाल के खाड़ी के गर्म पानी के ऊपर से गुजरती हैं। तो वे वहां से ढेर सारी नमी उठा लेती हैं। हाँ, प्यासे की तरह। फिर ये नमी से भरी हवाएं आगे बढ़कर पूर्वी घाट और तमिलनाडु के तट से टकराती हैं। तो नतीजा ये होता है कि जब बाकी पूरा भारत सूख रहा होता है, तब तमिलनाडु में भारी बारिश होती है। ये तो कहानी में एक बेहतरीन क्लाइमैक्स है। हाँ, कभी-कभी तो बाढ़ भी आ जाती है। ये सर्दियों में होने वाली बारिश वहां के चावल की खेती के लिए जीवनदायिनी है। मतलब जो मानसून गर्मियों में तमिलनाडु को सूखा छोड़ देता है, वही लौटते हुए उसे सबसे ज्यादा पानी देता है। बिल्कुल, ये तो हुई मॉनसून की पूरी कहानी। लेकिन हमारे नोट्स में एक और तरह की बारिश का जिक्र है जो मॉनसून का हिस्सा नहीं है, पश्चिमी विक्षोभ। हाँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये क्या है? ये पूरी तरह से एक अलग घटना है। ये शीतोष्ण चक्रवात हैं जो भूमध्य सागर में पैदा होते हैं। भूमध्य सागर में? इतनी दूर? हाँ, वहां से सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, वही जेट स्ट्रीम जो गर्मियों में उत्तर चली जाती है, सर्दियों में इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट की तरह पूर्व की ओर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए उत्तर भारत तक ले आती है। और इसका क्या प्रभाव पड़ता है? सर्दियों के महीनों में ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बर्फबारी लाते हैं, जो वहां के ग्लेशियरों और नदियों के लिए बहुत जरूरी है। और मैदानी इलाकों में? पंजाब, हरियाणा में हाँ, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये हल्की लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बारिश करते हैं। ये बारिश रबी की फसलों, खासकर गेहूं के लिए सोमे की बारिश की तरह है। चलिए अब इसे और बड़े पैमाने पर जोड़ते हैं। ये सब तो एक विशाल भारतीय सिस्टम लगता है, लेकिन क्या दुनिया में कहीं और होने वाली घटनाएं इसे प्रभावित कर सकती हैं? हमारे नोट्स में एल नीनो का प्रमुखता से जिक्र है। हाँ, और इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट पर प्रशांत महासागर का पानी अ, असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। रुकिए, प्रशांत महासागर में पानी गर्म होने से जो हजारों किलोमीटर दूर है, भारत में सूखा कैसे पड़ सकता है? आज हम इसी ग्लोबल क्लाइमेट इंजन के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये एक ऐसा इंजन है जो पूरी दुनिया को एक अदृश्य धागे से जोड़ता है। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो भी इस पूरे चक्र को, मतलब एल नीनो और ला नीना को बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि ये दोनों ताकतें भारतीय मॉनसून पर अपनी तानाशाही कैसे चलाती हैं। हाँ, और ये क्यों सिर्फ भूगोल का विषय नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और हर नागरिक से जुड़ा है। तो चलिए इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। अच्छा, इस पूरे क्लाइमेट इंजन को समझने के लिए हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? इसके सबसे जरूरी पुर्जे क्या हैं? देखिए, इसे समझने के लिए हमें 3 बुनियादी चीजों को जानना होगा। ट्रेड विंड्स, प्रेशर का नियम और अपवेलिंग, ट्रेड विंड्स? यानी व्यापारिक पवनें। हाँ, आप इन्हें इस इंजन का ईंधन समझ सकते हैं। ये वो हवाएं हैं जो लगातार पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। मतलब अमेरिका से एशिया की तरफ? बिल्कुल। और ये अपने साथ समुद्र की सतह के गर्म पानी को भी धकेलती हुई ले जाती हैं। अच्छा, तो ये हुआ ईंधन। और दूसरा आपने बताया प्रेशर का नियम, वो क्या है? वो इस इंजन का पिस्टन है। फंडा बहुत सरल है। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। मतलब ठंडे इलाके से गर्म इलाके की तरफ? एकदम। जहां पानी गर्म होगा, वहां हवा भी गर्म होकर ऊपर उठेगी और लो प्रेशर बन जाएगा। और जहां पानी ठंडा होगा, वहां हाई प्रेशर। समझ गई। सही। और तीसरा है अपवेलिंग। ये शब्द मैंने पहली बार सुना है, अपवेलिंग। ये इंजन का कूलेंट सिस्टम है, कह सकते हैं। जब ट्रेड विंड्स सतह के गर्म पानी को अमेरिकी तट से दूर ले जाती हैं, तो उस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र की गहराइयों से ठंडा पानी ऊपर आता है। ओ, इसी प्रक्रिया को अपवेलिंग कहते हैं। और ये पानी सिर्फ ठंडा नहीं होता, ये पोषक तत्वों का खजाना होता है। अच्छा, तो समुद्री जीवन के लिए बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, ये समुद्री फूड चेन का आधार है। तो ये तीनों पुर्जे, ट्रेड विंड्स, प्रेशर और अपवेलिंग, ये मिलकर एक सामान्य साल में, मतलब जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, तब कैसे काम करते हैं? देखिए, एक सामान्य साल में ये तीनों मिलकर एक बहुत ही संतुलित सिस्टम बनाते हैं। वैज्ञानिक इसे वॉकर सेल कहते हैं। वॉकर सेल? ठीक है। इसमें होता यह है कि ट्रेड विंड्स प्रशांत महासागर के गर्म पानी को पश्चिम की ओर धकेलती हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ? हाँ, वहीं पर जमा कर देती हैं।
तो वहां पानी बहुत गर्म हो जाता है। और जहां पानी गर्म होगा वहां बनेगा लो प्रेशर। एकदम सही पकड़ा आपने। वहां बनता है लो प्रेशर, गर्म हवा ऊपर उठती है, बादल बनते हैं और जमकर बारिश होती है। बिल्कुल। यही वजह है कि इंडोनेशिया और अमेज़न जैसे इलाकों में दुनिया के सबसे घने वर्षावन हैं। अच्छा, तो ये तो हुई एक तरफ की कहानी। इसका दूसरा पहलू क्या है? अमेरिका के तट पर क्या होता है? वहां ठीक इसका उल्टा होता है। वहां से गर्म पानी तो हट चुका है, तो अपवेलिंग होती है। यानी नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है। हाँ, और ठंडे पानी का मतलब हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर का मतलब है साफ आसमान और सूखा मौसम। इसीलिए वहां आटाकामा जैसा रेगिस्तान है। एकदम। तो हवा का ये जो पूरा लूप है, जो इंडोनेशिया से दक्षिण अमेरिका तक फैला है, यही वॉकर सेल है, सिस्टम की सामान्य संतुलित अवस्था। ठीक है, तो ये तो हुई सामान्य स्थिति। लेकिन हम अक्सर सुनते हैं कि ये सिस्टम बिगड़ जाता है। यहीं पर एल नीनो की एंट्री होती है ना? हाँ, अब यहां से मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। हर कुछ सालों में कुछ अज्ञात कारणों से ये ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती हैं। इंजन का फ्यूल सप्लाई कम हो जाता है। बिल्कुल। कभी-कभी तो ये हवाएं उल्टी दिशा में ही बहने लगती हैं। अरे, और अगर हवा का धक्का ही कमजोर पड़ गया, तब तो पश्चिम में जो गर्म पानी जमा था, वो वापस आने लगेगा। एकदम, वो सारा गर्म पानी वापस पूरब की ओर, मतलब पेरू और दक्षिण अमेरिका के तट की तरफ बहने लगता है। तो इससे तो पूरा वायुमंडलीय चक्र ही उलट गया होगा। पूरा का पूरा वॉकर सेल ही उलट जाता है। जहां बारिश होती थी वहां सूखा, और जहां सूखा था वहां बाढ़। इसका नाम बड़ा अजीब है, एल नीनो, मतलब छोटा लड़का। हाँ, इसके पीछे क्या कहानी है? ये नाम पेरू के मछुआरों ने दिया था। ये जो गर्म पानी का असर था, ये अक्सर क्रिसमस के आसपास दिखता था। अच्छा। तो उन्होंने इसे ईसा मसीह के बाल रूप, मतलब क्राइस्ट चाइल्ड या एल नीनो कहना शुरू कर दिया। तो जब ये सिस्टम उलट जाता है तो पेरू और ऑस्ट्रेलिया में जमीन पर क्या असर दिखता है? इसके परिणाम बहुत नाटकीय होते हैं। पेरू के तट पर जहां सामान्य तौर पर ठंडा पोषक तत्वों से भरा पानी होता है, और खूब मछलियां होती हैं। हाँ, वहां अब गर्म पानी जमा हो जाता है। इससे अपवेलिंग पूरी तरह रुक जाती है। और अपवेलिंग रुक गई मतलब पोषक तत्व भी खत्म। सही, पोषक तत्व नहीं तो प्लैंकटन नहीं, और प्लैंकटन नहीं तो मछलियां भी नहीं। ओह, तो मछलियां मर जाती हैं। या तो मर जाती हैं या गहरे ठंडे पानी की तलाश में कहीं और चली जाती हैं। मतलब वहां की पूरी मछली पकड़ने वाली अर्थव्यवस्था ही ठप हो जाती है। ये तो बहुत भयानक है। लेकिन वहां बारिश का क्या होता है? हाँ, ये दिलचस्प है। जो इलाका रेगिस्तानी था, वहां इस गर्म पानी की वजह से बादल बनते हैं और जबरदस्त बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है। मतलब एक ही घटना से एक तरफ अर्थव्यवस्था ठप, दूसरी तरफ बाढ़। और दुनिया के दूसरे छोर पर ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? वहां ठीक इसका उल्टा। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, जहां सामान्य तौर पर बारिश होती थी, वहां अब हाई प्रेशर बन जाता है। मतलब भयंकर सूखा। भयंकर सूखा। हमने कई बार वहां के जंगलों में लगने वाली भीषण आग की खबरें सुनी हैं, जिन्हें बुश फायर्स कहते हैं। हाँ सुनिए, उनका सीधा संबंध अक्सर एल नीनो से होता है। और इसका असर क्या सिर्फ इन्हीं दो जगहों तक सीमित रहता है या इसका कोई वैश्विक प्रभाव भी है? इसका एक बहुत बड़ा वैश्विक असर होता है। देखिए, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। हाँ। जब वो इतनी ज्यादा गर्मी वायुमंडल में छोड़ता है, तो पूरी दुनिया का औसत तापमान बढ़ जाता है। अच्छा, तो जो सबसे गर्म साल रिकॉर्ड होते हैं। उनका एल नीनो से कोई लेना देना है। बिल्कुल, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। इतिहास के सबसे गर्म साल अक्सर एल नीनो वाले साल ही होते हैं। तो एल नीनो में सिस्टम या तो धीमा हो जाता है या उल्टा हो जाता है। लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि ये सिस्टम जरूरत से ज्यादा तेज हो जाए? हाँ, बिल्कुल होता है। और उसी स्थिति को हम ला नीना कहते हैं। छोटी लड़की। हाँ, स्पेनिश में छोटी लड़की। अगर एल नीनो इंजन का रुकना है तो ला नीना उसी इंजन का पूरी रफ्तार से दौड़ना है, जैसे आपने उसे ओवरड्राइव में डाल दिया हो। यानी जो सामान्य स्थिति में होता है, वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। बिल्कुल। एकदम। लानीना में ट्रेड विंड्स असामान्य रूप से बहुत तेज हो जाती हैं। वे पश्चिमी प्रशांत में ऑस्ट्रेलिया के पास सामान्य से कहीं ज्यादा गर्म पानी जमा कर देती हैं। तो वहां जबरदस्त लो प्रेशर बनता होगा। बहुत ज्यादा। और इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ बारिश नहीं, भीषण बाढ़ और चक्रवात। हाँ, विनाशकारी चक्रवात तक आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पेरू के तट पर अपवेलिंग बहुत तेज हो जाती है। तो वहां मछुआरों के लिए तो अच्छा समय होता होगा। उनके लिए ये एक सुनहरा समय होता है। पोषक तत्वों की भरमार हो जाती है।
इसीलिए इसे अच्छी चीज की अति भी कह सकते हैं। एक तरफ फायदा तो दूसरी तरफ आपदा। ये सब तो प्रशांत महासागर की कहानी है, पर इसका भारत से क्या लेना देना? इन दोनों के बीच कोई तो पुल होना चाहिए ना? बिल्कुल। और वो पुल है हिंद महासागर में। यहाँ एक मिसिंग लिंक है जिसे कहते हैं मैस्करेन हाई। मैस्करीन हाई। हाँ, ये अफ्रीका के पास हिंद महासागर में एक हाई प्रेशर का क्षेत्र है। आप इसे भारतीय मॉनसून का लॉन्च पैड समझ लीजिए। लॉन्च पैड वो वाकई कैसे? नियम बहुत सीधा है। अगर मैस्करेन हाई मजबूत है तो वो भारत की ओर नमी वाली मानसूनी हवाओं को जोर से धकेलेगा। और मॉनसून अच्छा होगा? और अगर ये कमजोर है तो मानसून भी कमजोर होगा। तो फिर एल नीनो जो हमारा खलनायक है, वो इस मैस्करीन हाई को कैसे कमजोर करता है? ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एल नीनो के दौरान हवा के ऊपर उठने का जो सेंटर इंडोनेशिया के पास था, वो खिसक कर प्रशांत महासागर के बीच में चला जाता है। अच्छा। प्रशांत के इस बदले हुए सर्कुलेशन का असर हिंद महासागर पर भी पड़ता है और ये मैस्करीन हाई को कमजोर कर देता है। और जब मॉनसून का इंजन ही कमजोर हो गया, तो वो भारत की ओर हवाओं को ठीक से धक्का नहीं दे पाता। सही। नतीजा भारत में कम बारिश या सूखा। वाह! मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि गर्म प्रशांत महासागर भारतीय मॉनसून सिस्टम की सारी ऊर्जा चूस लेता है, ये कहने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और लानीना के समय, जिसे हम बाढ़ लाने वाला कह सकते हैं। हाँ, तब ठीक इसका उल्टा होता है। पश्चिमी प्रशांत में मजबूत लो प्रेशर हिंद महासागर के सिस्टम को और मजबूत करता है इससे मैस्करीन हाई शक्तिशाली हो जाता है। और वे शक्तिशाली हवाएं भारत की ओर दौड़ती हैं। मतलब सामान्य से ज्यादा बारिश या बाढ़। बिल्कुल। ये थियरी सुनने में तो बहुत तार्किक लगती है, लेकिन क्या हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत है? कोई आंकड़े जो इस कनेक्शन को साबित करें? हाँ, हमारे पास बहुत मजबूत आंकड़े हैं। अगर हम पिछले करीब 123 सालों का डेटा देखें तो भारत ने 22 बड़े सूखे झेले हैं 22 बड़े सूखे। और इन 22 में से 16 सूखे सीधे सीधे एल नीनो के साथ आए थे। 16। ये तो बहुत मजबूत कनेक्शन है। बहुत मजबूत। हाल का उदाहरण लें तो 2015 का गंभीर एल नीनो। उस साल देश में बारिश की कमी 20% से ज्यादा थी। सूखे का मतलब सिर्फ कम बारिश नहीं होता, इसका हमारी अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? असर बहुत गहरा और व्यापक होता है। भारत की लगभग 50% कामकाजी आबादी आज भी सीधे तौर पर खेती पर निर्भर है ना? हाँ, बिल्कुल। तो एल नीनो का मतलब है कम बारिश, यानी फसल की बर्बादी। इससे किसानों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। और जब खेती पर असर पड़ता है तो जाहिर है पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती होगी। बिल्कुल। फसल कम होती है तो अनाज की कमी से महंगाई बढ़ती है। सब्जियों से लेकर दालों तक सब महंगा हो जाता है। हाँ, एक स्टडी के मुताबिक एक मजबूत एल नीनो साल में भारत की जीडीपी ग्रोथ में 0.5% तक की गिरावट आ सकती है। ये तो हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहता। जब पेरू में एंकोवी मछली का उत्पादन गिरता है तो उसका असर दुनिया भर में जानवरों के चारे की कीमतों पर पड़ता है। वो बढ़ जाती हैं। मतलब ये सही में एक ग्लोबल चेन रिएक्शन है। हाँ। अगर इसका इतना बड़ा असर होता है, तो क्या हम इसका पहले से अनुमान लगा सकते हैं? क्या हमारे पास कोई चेतावनी प्रणाली है? हाँ, विज्ञान में इस क्षेत्र में काफी तरक्की की है। वर्ल्ड मियामोर और हमारा आईएमडी, मतलब भारतीय मौसम विभाग, हाँ। वो सैटेलाइट और समुद्री बोया के जरिए समुद्र की सतह के तापमान पर लगातार नजर रखते हैं। वो प्रशांत महासागर में पानी गर्म होने का पता 4-5 महीने पहले ही लगा लेते हैं। 4-5 महीने पहले? ये तो काफी समय है। तो फिर हम हर बार इतनी बुरी तरह प्रभावित क्यों होते हैं? यहाँ कोई तो गैप है। आपने बिल्कुल सही जगह पर उंगली रखी है। समस्या भविष्यवाणी की नहीं है, समस्या है कम्युनिकेशन की विफलता की। कम्युनिकेशन की विफलता मतलब ये चेतावनियां और सलाह अक्सर जमीनी स्तर तक, यानी उस किसान तक सही समय पर और सही तरीके से नहीं पहुंच पाती जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आदर्श स्थिति में क्या होना चाहिए? आदर्श रणनीति तो ये होगी कि एल नीनो की भविष्यवाणी होते ही सरकार किसानों को पहले से सूचित करे। उन्हें बताया जाए कि इस साल मॉनसून कमजोर रह सकता है। हाँ, और उन्हें धान जैसी ज्यादा पानी वाली फसलों की बजाय बाजरा, रागी या दारों जैसी सूखा प्रतिरोधी फसलें उगाने की सलाह दी जाए। इस कम्युनिकेशन गैप को भरना ही सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। तो आज हमने जो कुछ भी समझा उसे अगर संक्षेप में देखें तो एल नीनो यानी छोटा लड़का, जिसमें ट्रेड विंड्स कमजोर होती हैं, गर्म पानी पेरू के तट पर जमा होता है। जिससे भारत में सूखे की आशंका बढ़ती है और वैश्विक तापमान भी बढ़ता है। सही। और ला नीना यानी छोटी लड़की,
जिसमें ट्रेड विंड्स बहुत मजबूत होती हैं। गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास इकट्ठा होता है, जिससे भारत में अतिरिक्त बारिश या बाढ़ का खतरा होता है। और वैश्विक तापमान कुछ समय के लिए घटता है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिस्टम के दो चरण, जिसे वैज्ञानिक ENSO कहते हैं। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ये वाकई हैरान करने वाला है कि ये सिस्टम एक तराजू की तरह है, जिसके एक पलड़े पर प्रशांत महासागर है और दूसरे पर भारतीय मॉनसून। बिल्कुल, यह साबित करता है कि हमारी पृथ्वी एक अकेला, आपस में जुड़ा हुआ, सांस लेता हुआ जीव है। जहां एक हिस्से में हुआ छोटा सा बदलाव भी हजारों मील दूर बहुत बड़ी हलचल पैदा कर सकता है। सही बात है। और अंत में एक विचार कि कैसे दक्षिण अमेरिका के तट पर पानी का गर्म होना नई दिल्ली के अनाज बाजारों में महंगाई ला सकता है। या उसे खाली भी कर सकता है। ये एक ऐसी कड़ी है जो हमें बताती है कि हम सब, चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो एक दूसरे से, और इस ग्रह से कितने गहरे जुड़े हुए हैं।